हेलो टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हों। सो गाइस, शुरू करते हैं मैकेनिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है घर्षण। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। वैसे भी आपने फिजिक्स में पिछले सेमेस्टर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स होगी, वहाँ भी आपने एक शायद घर्षण वाला चैप्टर पढ़ा होगा और आप सभी जानते होंगे कि घर्षण होता क्या है। तो घर्षण क्या है? जैसे कि एक कोई पिंड है, ओके, और किसी भी सतह पर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो पिंड की सतह और फिर नीचे वाली जो सरफेस होती है उसकी सतह के बीच जो सापेक्ष गति का एक विरोध होता है, उसको ही क्या कहते हैं? जो सापेक्ष गति जो गति हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एक कोई पिंड है और ये इसके नीचे कोई सरफेस है, ये ऊपर उस पर आगे पीछे गति कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो सापेक्ष गति है का विरोध जो बल करेगा उसको हम घर्षण बल कहेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जब किसी पिंड को किसी सतह पर रखकर सरकाया जाता है तो सतह इस सापेक्ष गति का विरोध करती है। ओके, तो कौन सी सतह पर जो गति होती है वो कौन सी होती है? सापेक्ष गति। ओके, इसका विरोध करती है, सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आगे जैसे कि बोर्ड की परीक्षाओं में, एग्जाम में, मैकेनिक्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थैतिक घर्षण होता क्या है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। जब किसी सतह पर रखे पिंड को बल लगाकर सरकाने का प्रयास किया जाता है, कोई भी पिंड है किसी सरफेस पर रखा है, ओके, उस पर थोड़ा सा हमने फोर्स को अफोर्ड किया, ओके, तो जैसे कि बल लगाकर सरकानी मतलब थोड़ा सा आगे खिसका, तो उसको क्या कहते हैं? उस सतह द्वारा पिंड पर लगने वाला जो घर्षण होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर? आगे है आपका ये कि काइनेटिक फ्रैक्शन होता क्या है। तो काइनेटिक फ्रैक्शन क्या होता है? जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण से अधिक होता है। अब सीमांत घर्षण क्या होता है वो भी मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तब पिंड गतिशील अवस्था में आ जाता है। ओके, तो गतिशील अवस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, यहाँ पर है लिमिटिंग फ्रैक्शन, जो कि यहाँ पर आया था कि सीमांत घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, तब क्या होता है? तो सीमांत घर्षण की जान लेते हैं होता क्या है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, मतलब इसका जो काइनेटिक फ्रैक्शन आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू का मान सीमांत घर्षण कहलाता है। ओके, इसका मान क्या होता है? F बराबर म्यू आर। ओके, क्लियर? ये क्या है? घर्षण गुणांक है म्यू यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर आगे लिखा है, जब बाह्य बल, ठीक है, सीमांत घर्षण के बराबर पहुंचता है तब पिंड गति करने वाला होता है। ओके, एक यहाँ पर पैराग्राफ बना हुआ है, इससे समझो। देखो यहाँ पर क्या है, इधर बाह्य बल है, ठीक है, ऊपर की ओर क्या है? घर्षण बल। यहाँ से फोर्स, ये विराम अवस्था है, ओके, यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका सीमांत घर्षण है। ठीक है, और ऊपर की ओर चल रहे हैं तो घर्षण हो रहा है, और कोई एक ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर सीमांत घर्षण की। ठीक है, ये बी पॉइंट है, और फिर आगे जब इफोर्ट लगाया नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये सीधा बाह्य बल लगाकर सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? सीमांत घर्षण का एक पैराग्राफ है। ठीक, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको अच्छे से बनाकर आना है। क्लियर? आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आगे टॉपिक की स्थैतिक घर्षण के नियम क्या होते हैं। और स्थैतिक घर्षण मैंने अभी आपको बताया था। तो स्थैतिक घर्षण के आपके 5 नियम है। ओके, पहला नियम है कि घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पीछे पढ़ा था, F बराबर म्यू आर। ठीक है, ये क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है, ये अविलंब प्रतिक्रिया। ये आपका जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि निकलवाता कैसे है फॉर्मूलों में, मतलब कि आपका कोई आंकिक प्रश्न दे देगा, क्या निकलवाता है इस फॉर्मूले की सहायता से। तो आगे मैं बताऊंगा आपके न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में। थॉर्टिकल पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड है यहाँ पर नियम, लॉ कह रहा है कि घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये तो है, सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, आगे है घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। जो संपर्क सतह का एरिया होता है उससे क्या होता है? फ्री होता है। ओके, ये भी एक नियम है। आगे है नेक्स्ट, घर्षण बल का मान संपर्क सतह की रूक्षता मतलब रफनेस पर निर्भर करता है। वो तो करेगा। ओके, क्लियर? तो घर्षण बल संपर्क सतह के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, ये भी एक नियम है इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे टॉपिक है आपका गतिज घर्षण के नियम।
अब देखो, पहले हमने पढ़ा स्थैतिक घर्षण के नियम, आगे है क्या है, गतिज घर्षण के नियम। तो पहला नियम क्या है, जब किसी सतह पर रखा पिंड गति करता है तब गति घर्षण प्रभावी हो जाता है, मतलब इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वैल्यू स्थैतिक घर्षण से कुछ कम रहता है। ओके, क्लियर। आगे सेकंड लॉ कह रहा है कि गतिज घर्षण सापेक्ष गति से स्वतंत्र होता है, परंतु बहुत अधिक सापेक्ष गति रहने पर गतिज घर्षण अत्यंत कम रह जाता है। क्लियर। आगे थर्ड लॉ कह रहा है गतिज घर्षण का कि गतिज घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है, और स्थैतिक घर्षण में भी यही था कि घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ पर कह रहा है कि गतिज घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है, केवल इतना अंतर है। क्लियर। आगे नेक्स्ट है आपका टॉपिक को यहाँ पर घर्षण गुणांक होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको एक अभी पीछे फॉर्मूला बताया था कि F बराबर म्यू आर, ये है आपका घर्षण गुणांक। ये होता क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि घर्षण गुणांक का मान जो घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं बात करूं स्टैटिक की, ठीक है, ये जो है स्थैतिक घर्षण की बात करूं तो यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि स्टैटिक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर काइनेटिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर होगा एफ के। ओके, तो म्यू आर, ये केवल दो फॉर्मूले हैं। स्टैटिक की क्वेश्चन में बात हो तो स्टैटिक्स का ये भी फॉर्मूला, बस यहाँ पर एस लगानी है और यहाँ के लगानी है। क्लियर, बस ये फॉर्मूले हैं घर्षण गुणांक के दोनों, ठीक है, ये पीछे मैंने आपको बता दिए हैं। और इसका जो घर्षण गुणांक का मात्रक है, मतलब कोई भी मात्रक नहीं है क्योंकि ये भौतिक राशि विहीन होती है, मतलब विमाहीन होती है, तो इसका कोई गुणांक मात्रक विहीन होता है, ठीक है, मतलब कोई भी मात्रक और कोई भी विमा नहीं होती है इसकी। क्लियर। आगे है टॉपिक आपका घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो, जैसे कि कोई फ्रैक्शंस है, समझो जैसे कि एक नट है, मतलब ये कोई इस एंगल पर कोई रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पिंड है, ये सरक रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण एंगल क्या होगा। ओके, तो ये जानना हमें जरूरी है, क्या होगा यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना होगा, घर्षण कोण। तो जैसे कि जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, समझो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है यहाँ पर बाह्य बल, ठीक है, ये तो जहाँ पाल जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसका मान, ठीक है, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, F बराबर म्यू आर, ये सीमांत घर्षण का मान होता है। क्लियर। तो इसके बराबर हो जाए, मतलब इधर की ओर एफ म्यू आर हो और ऊपर की ओर एफ हो, ठीक है। तो यदि सदिश ओसी, ठीक है, अब देखो अपने इस वाले ग्राफ पर आते हैं, ये हमारे सामने एक ग्राफ है, इस पर आते हैं। यहाँ पर एक कोई पिंड है, ठीक, क्लियर। अब ये कोई एक सतह है, मतलब, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है, इस इधर की ओर, मतलब इधर की ओर यहाँ पर एफ फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, और इधर की ओर क्या है, स्थैतिक बल, ठीक है, क्लियर। और ऊपर की ओर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका अविलंब प्रतिक्रिया, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, मतलब नीचे की ओर vt लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये यदि आपने अच्छे से पैराग्राफ समझ लिया, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके इस प्रकार के डायग्राम, एक तो ये वाला डायग्राम होगा, एक आगे भी विश्राम कोण के ऊपर है, तो एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर है, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा, दोनों के ऊपर ही ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो पहले इसे अच्छे से समझ लो। इस प्रकार से यदि कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर की ओर अविलंब प्रतिक्रिया लगेगी, नीचे की ओर mg, इधर की ओर बल लगेगा, और यहाँ पर कोई कोण, मतलब इधर की ओर जब फोर्सेस लगेगा, ये कोण है, इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होगा, एक कोण यहाँ डिवाइड हो जाएगा। वो मैं पूरी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा। अब यहाँ पर ये समझो केवल, यदि सदिश ओसी, ये ओ सी सीमांत घर्षण बल Fs, ये जो है Fs सीमांत घर्षण बल, मतलब ये जैसे यहाँ रखा है तो इधर की ओर लगेगा सीमांत घर्षण, ठीक है, क्लियर। सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी हो ये, ठीक है, ओसी। क्लियर। ओसी तथा आर के मध्य बनने वाले कोण, इन दोनों के ओसी और आर इसके मध्य, ये कोण, ये कोण क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रैक्शन होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं, अब चलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ओ बी सी, ये एक त्रिभुज बन चुका है आपका, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ओ बी ये रहा और सी आपका ये रहा, एक त्रिभुज बन गया पूरा। तो त्रिभुज ओ बी सी में टेन एल्फा, तो यहाँ पर टेन सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ बी। क्लियर, ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है टेन लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या है बी सी, ये, ठीक है, सॉरी लंब,
लंब क्या है यहाँ पर BC है, ये BC, ठीक है। और यहाँ पर आधार क्या है, OB है, OB, क्लियर। तो इसके बाद ये जो है BC, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये जो FS लग रहा है तो FS अपॉन, और OB कितने बराबर है, किसके बराबर है, R के, क्योंकि ऊपर की ओर अविलंब प्रतिक्रिया है। FS बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, सीमांत घर्षण का फॉर्मूला म्यू एस लग जाएगा, क्योंकि पीछे बताया था। जैसे कि FS की बात करूँ तो म्यू एस लग जाएगा इंटू R एज इट इज रहेगा। अब एफ के की बात करूं काइनेटिक की, तो म्यू के लग जाएगा इंटू आर भी एज इट इज रहेगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, टेन लेमडा इज इक्वल टू म्यू एस, क्लियर। आगे देखो, ये है एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। तो विश्राम कोण का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक इस प्रकार का कोई यहाँ पर पिंड रखा हुआ है, और ये कोई सतह है, इससे नीचे की ओर ये सरक रहा है, तो यहाँ पर एंगल हम कैसे निकालेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, विश्राम कोण कहते हैं, ओके। तो किसी नत सतह का क्षैतिज से बना वह न्यूनतम कोण जिस पर नत सतह पर रखा पिंड सरकने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब यहाँ से कोई कोण पर रखा हुआ है और ये नीचे की ओर सरकने की चेष्टा रखता है या प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहते हैं, झुकाव कोण कहते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, नीचे की ओर वेट लगेगा mg, ठीक है। यहाँ पर भी mg इधर लगेगा, ठीक है ना, ये जो mg लगेगा, क्योंकि ये नत सतह पर रखा है, तो नत सतह पर रखने के बाद mg यहाँ लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये r, ये mg नीचे, तो ये थोड़ा क्या है, नत है। तो इसके बाद यहाँ पर mg थोड़ा एंगल पे है, एंगल पर होने के बाद यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर कोण बनेगा इन दोनों के बीच, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, F लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, FS, सीमांत घर्षण, क्लियर। अब इसके बाद इधर की ओर क्या होगा, mg साइन फाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कोण इन दोनों के बीच। और ये सभी चीज़ आप पर बांटनी आ गई ही थी, जो सेकंड चैप्टर था मैंने बता दी थी कैसे विघटन करते हैं हम, ठीक है, बलों का। तो यहाँ पर क्या होगा, mg साइन फाई, क्योंकि दोनों के बराबर ही रखेंगे हम, mg साइन फाई इजिकल टू एफ एस, तो r बराबर क्या होगा, mg कॉस फाई, ठीक है, ये समझ में आया। ये rg बराबर क्या होगा, mg कॉस फाई, दोनों आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर mg साइन फाई बराबर म्यू एस इंटू mg कॉस फाई, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एफ एस बराबर म्यू आर होता है, ये वाला फॉर्मूला, तो एफ एस का मान यहाँ पर ये रख दिया, म्यू एस यहाँ पर है, और ये आर की जगह आ गया, क्लियर। तो टेन थीटा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये इधर भाग लाएंगे, इसको कॉस को साइन के नीचे लाएंगे, तो टेन फाइव हो जाएगा, ये एम जी से एम जी कट हो जाएगा, तो म्यू एस बचेगा, क्लियर। विश्राम कोण ये आ गया, समझ में आ गया अच्छे से तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने कूलम्ब के घर्षण के नियम। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये नियम सॉलिड फ्रैक्शन की दशा में और क्लीन एंड ड्राई, ओके, क्लीन का अर्थ होता है साफ बिल्कुल, और ड्राई मीन्स सूखी थोड़ी सी, ठीक है, उन सतहों के लिए लागू होता है कूलम्ब के घर्षण के नियम, ठीक है। ये नियम निम्नलिखित होते हैं। पहला है, रगड़ने वाली दोनों सतह के बीच उपजा घर्षण प्रतिरोध उन सतहों पर भार के लगभग समानुपाती होता है। देखो ये कह रहा है कि जो सतह हैं, दो सतह, उनके बीच, ठीक है, जो घर्षण प्रतिरोध, ठीक है, तो उन सतहों पर, दोनों सतह हैं उन पर जो लोड लगेगा उसके क्या होती है, समानुपाती होती हैं। सेकंड नियम क्या कह रहा है कि छोटे क्षेत्रफलों पर, जो छोटे क्षेत्रफल हैं, ठीक है, उस पर अधिक दाब की तुलना में बड़े क्षेत्रफल पर, जो बड़े क्षेत्रफल होगा, एक आपने एरिया माना, एक यहाँ पर इतना सा एरिया है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है, ओके, ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि छोटे क्षेत्रफल पर जो छोटा एरिया है उस पर अधिक दाब की, देखो इस पर अधिक दाब होगा मैक्सिमम दाब की तुलना में, मतलब इसकी दाब की तुलना में जो बड़े क्षेत्रफल पर जो कम दाब है, इस पर तो मैक्सिमम, इस पर मिनिमम दाब पर घर्षण प्रतिरोध का मान, ठीक है, थोड़ा अधिक होता है, क्लियर, थोड़ा क्या होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा घर्षण प्रतिरोध का मान इस पर, ठीक है। अब आगे कह रहा है, तीसरा लॉ है और लास्ट है ये कूलम्ब के घर्षण का नियम, अल्प गति की दशाओं को छोड़कर जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है घर्षण प्रतिरोध का मान घटता जाता है। जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी, ठीक है, जितनी तेज गति होती जाएगी, जितनी तेज फास्ट मोशन होगी, उतनी ही जो घर्षण प्रतिरोध का मान होगा क्या होगा, कम होता जाएगा, क्लियर। अब देखो आगे एक टॉपिक है रोलिंग फ्रैक्शन। अतः जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो सतह पर वस्तु के मध्य कार्य करने का घर्षण रोलिंग घर्षण कहलाता है,
क्लियर? आगे है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो घर्षण के लाभ तथा हानि। तो सबसे पहले लाभ, लाभ आप सभी जानते होंगे कि घर्षण नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर पहला लाभ, घर्षण की अनुपस्थिति में जमीन पर पैदल चलना असंभव होता है। घर्षण के कारण ही हम क्या चल पाते हैं, ओके, और घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ठीक है, ये भी है। और नट बोल्ट भी कसते हैं तो क्या किसके कारण है, घर्षण के कारण है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सभी लाभ हैं, ओके। अब इसके डिसएडवांटेज और मैं आपको बता रहा हूँ। पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, घर्षण के कारण, जो घर्षण के कारण क्या होती है, अधिक एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि घर्षण जितना होगा अधिक वेस्ट होगी एनर्जी, ठीक है। और क्या होगा, जो मशीन में पुर्जे हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं, उनमें घिसावट भी जल्दी होती है घर्षण के कारण। और देखो इसमें क्या होती है, घर्षण के कारण इसमें फायर भी हो सकती है, मतलब ऊष्मा पैदा होती है, ये भी एक हानि होती है। ऊष्मा पैदा होने से खतरा की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ओके। तो ये था आपका चौथा जो चैप्टर था फ्रिक्शन से रिलेटेड टोटल थ्योरी, इससे बाहर एग्जाम में आती ही नहीं है, ठीक है। तो सो गाइज आपके चौथे चैप्टर के बचे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ओके। तो इस वीडियो को जितने भी मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मैं उनको मॉस जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने के बाद मॉस और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये मैकेनिक्स का जो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सिविल के पास है, ठीक है। केवल नाम चेंज है, सॉम और मॉस, ठीक है। वैसे दोनों का सिलेबस सेम है, एक चैप्टर केवल बदला हुआ है सिविल के लिए, तो वो भी मैं अलग से उनके लिए बता दूंगा, ओके। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स को ख़त्म करेंगे, मैकेनिक्स बेस है उसका, मैकेनिक्स हम पर आनी चाहिए, जब भी हम उसके जो मॉस है या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह हल कर पाएंगे, ओके। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।